नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 3 दिन पहले ये पर्टिकुलर कंपनी अंबर एंटरप्राइजेस के क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो था कोविड की वजह से जैसे अदर कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ा, इस कंपनी के रिजल्ट पे भी थोड़ा सा दबाव था। हालांकि रिजल्ट उतने बुरे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा कोविड की वजह से प्रोडक्शन इसका कम हुआ, जिसकी वजह से इसकी सेल्स में जो ग्रोथ थी वो थोड़ा सा इसकी स्लाइटली रुक सी गई थी, मतलब एक तरीके से। तो क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ और ये प्राइस कहां तक नीचे जा सकता है और इसमें क्या क्या हमारे पास में आगे अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये सब चीजें जाने, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिजनेस मॉडल की अगर बात करें इसके, तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। ये अलग अलग अदर कंपनीज के लिए काम करती है और उनके प्रोडक्ट को ये खुद मैन्युफैक्चर करती है, वो लेवलिंग करके अपना सेल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं उसकी मार्केटिंग करता हूं, मैं उसका एडवर्टीजमेंट करता हूं और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आप एक फैक्ट्री चलाते हो, अपने प्रोडक्ट बनाते हो और अपने साथ में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपको कि भैया मेरे भी प्रोडक्ट बना दो, तो और मैं आपसे बनवाऊंगा, बनवा के आपसे जो आपका जो चार्ज है बनाने का वो मैं आपको दे दूंगा और उसके बाद मैं लेवलिंग करके मैं मार्केट में सेल कर दूंगा। तो एक तरीके से ये कंपनी वही काम करती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है अदर कंपनीज के लिए, ये करती है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस किस चीज का है, एक तो एसी का है, रेफ्रिजरेशन का है। इसमें ये 80-90% जो है एसी और रेफ्रिजरेटर का मैन्युफैक्चरिंग ये करती है और 10% इसका अदर भी है। जैसे कि मान लो ऑटो कंपोनेंट हो गए, ऑटो हेडलाइट्स हो गए, ऑटो का एसी का कोई पार्ट हो गया। एक तरीके से ये मेनली जो है एसी के प्रोडक्ट बनाती है, बस सिंपली आप ये समझ लीजिए। तो दोस्तों लॉकडाउन लगा था 2020 में, अप्रैल के बाद में ही लॉकडाउन लगना चालू हुआ था और पूरा दिसंबर तक तो ये समझ लीजिए कि चला गया था लॉकडाउन, है ना। और इसके रिजल्ट पे भी वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। दिसंबर में इसकी जहां पे सेल नहीं थी, जनवरी से थोड़ा सा लॉकडाउन खुलना चालू हुआ, मार्च तक लॉकडाउन खुला, तो 3 महीने में इसने अच्छी खासी सेल करी है। तो जो इसके पिछले 3 क्वार्टर थे उस साल के, वो थोड़ा सा खराब गए और इसके बाद में अभी ये नया जो ईयर है इसमें भी थोड़ा सा, ये शुरुआत में इसका रिजल्ट भी थोड़ा अगले साल तक में, मतलब एक क्वार्टर तो इसका खराब जाएगा और इसके बाद के क्वार्टर में अगर ये इंप्रूवमेंट कर दे तो ईयर ऑन ईयर पे तो अच्छा ग्रोथ इसका आएगा और मंथ ऑन मंथ पे भी अच्छा आएगा। हाँ, पिछले ईयर ऑन ईयर से पहले साल के कंपेरिजन में थोड़ा कम आए वो कह नहीं सकते, बाकी रिजल्ट इसका आगे अच्छा ही आएगा, ये उम्मीद है मेरे को भी। तो अब इसके थोड़ा सा क्लाइंट्स वगैरह के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इसके क्लाइंट हैं। क्लाइंट में इसके कैरियर है, ब्लू स्टार है, एलजी है और डेकिन है, महिंद्रा है, हिटाची है, गोदरेज है। तो काफी अलग अलग क्लाइंट हैं एक तरीके से। तो क्या रीजन है, कहां तक ये शेयर का प्राइस नीचे जाएगा और कब तक इसमें रिकवरी होने के चांसेस हैं, तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट को जानना पड़ेगा। आइए वो देखते हैं पहले। ये दोस्तों हमने जो है इसके पिछले मार्च के क्वार्टर को और इस साल के मार्च के क्वार्टर को कंपेयर किया हुआ है। वो किस लिए किया हुआ है, क्योंकि दिसंबर में सेल नहीं थी, दिसंबर लॉकडाउन का ही था, मार्च में लॉकडाउन खुला था, तो इस वजह से जो है ये कंपैरिजन करते तो उसमें फिट नहीं बैठता था। तो हमने जो है लास्ट के क्वार्टर का और इस क्वार्टर का ही हमने कंपेयर किया हुआ है इसका। अब देखते हैं कि विदाउट लॉकडाउन जो था पहले मार्च के क्वार्टर में इसका क्या परफॉर्मेंस था और अभी के मार्च के क्वार्टर में इसका क्या परफॉर्मेंस है, वो देखते हैं। तो दोस्तों दिसंबर से फुल्ली लॉकडाउन खुलना एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी से और मार्च तक की इसकी 2021 में जो सेल हुई दोस्तों 1598 करोड़ हुई, जो कि पिछले साल मार्च में 1315 करोड़ थी। यानी कि जो है इसमें 21% का उछाल था दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 141 करोड़ जो थे इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे और वहीं लास्ट ईयर में 101 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। इसमें भी 38% का जंप है दोस्तों। इंटरेस्ट जो है इसने थोड़ा सा ज्यादा पे किया हुआ है, लास्ट ईयर में 9.83 करोड़ पे किया था, अभी जो है 10.46 करोड़ पे किया हुआ है, यानी कि इसमें 6% का जो है इसने ज्यादा पे किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह चलो कुछ नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 62 करोड़ का प्रॉफिट जो था लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में था और इस ईयर मार्च क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 20% का इसमें भी जंप है। और इन मार्जिन वगैरह जो है इसके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं पिछले मार्च क्वार्टर से। इस मार्च क्वार्टर में 1% का जो है ग्रोथ है मार्जिन में।
तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ। कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, कोई चीज नहीं है। दिक्कत आ रही है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी की वजह से, सिर्फ लॉकडाउन ना खुलने की वजह से इस कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। और ना ही इसके जो है ऑर्डर बुक में कोई कमी है, ऑर्डर वगैरह इसको बराबर मिलते हैं, क्योंकि जो इसके पुराने क्लाइंट है वो इसी को ऑर्डर देंगे, ऑर्डर कम होने वाले नहीं है इसके पास में, लॉकडाउन तो खुले। अब देखो दोस्तों असली मेन रीजन क्या है कि इस शेयर के प्राइस के गिरने का। पिछले साल इसने जो बिजनेस किया था नॉन लॉकडाउन में 3,962 करोड़ का किया था, और इस साल वो घट के 3,030 करोड़ रह गया, यानी कि 900 करोड़ रुपए इसने कम कर दिया बिजनेस में इस साल। 23% का जो है इसमें डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 309 करोड़ से 220 करोड़ कर दिया, 28% का डिक्लाइन। इंटरेस्ट जो है इसने कम पे किया, ये पॉजिटिव है, 2% इसने इंटरेस्ट कम पे किया, यानी कि बोरोइंग इसने कम करी 2%। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 158% से 81% रह गया, मात्र 50% ऑलमोस्ट की इसमें डिक्लाइन है ना। और 7.80 के मार्जिन थे पिछले साल, इस साल 7.27% के मार्जिन है, 0.53% का इसमें डिक्लाइन। तो दोस्तों ये मेन रीजन है इसके शेयर के प्राइस गिरने का रिजल्ट आने के बाद में, स्पेशली ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट। अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 महीने में लगातार गिरा हुआ है। 15% तक इसने जो है गिर चुका है 3 महीने में दोस्तों। ये 6 महीने में 25% का रिटर्न, ईयर टू डेट में 16% का रिटर्न, 1 साल में 126% का रिटर्न, 2 साल में 269% का रिटर्न, 3 साल में 149% का रिटर्न। 3 साल पहले से ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं थी, तो 3 साल तक का इसका डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। अगर इसके सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने तो बहुत तगड़ा वाला आउट परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों, 3.5% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया हुआ है। तो सेक्टर के मुकाबले तो इस कंपनी का कुछ भी रिटर्न नहीं है एक तरीके से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, प्लेज वगैरह कुछ नहीं है। प्रमोटर का 40% स्टेक है, म्यूचुअल फंड की 7% स्टेक है, एफआईएस की 28% स्टेक है, और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो 20% का इसमें जो है जसबीर सिंह जी के पास में इसका स्टेक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एसेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में इसका स्टेक है हाईएस्ट, ये एफआईआई है, 9.7% का इसमें जो है स्टेक है इस कंपनी के पास। तो दोस्तों अब जानते हैं नीचे कहां तक जा सकता है। देखो लोगों को पता है इसका फ्यूचर का ग्रोथ क्या है, ठीक है। लोग इसको सेल नहीं करेंगे जहां तक मुझे लगता है। लोग नीचे आएगा, कोई अगर अनजान आदमी सेल करेगा तो उसके वजह से अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है तो लोग बाई करने को इसकी प्रायोरिटी देंगे, जो एक्चुअल में इसके बिजनेस मॉडल को जानते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है अब तक चाइना में चलती थी और इंडिया के अंदर में अभी नई इंडस्ट्री है एक तरीके से। कंपनियां इसी चीज को अभी प्रायोरिटी देंगी। प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में खूब होने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी। और इसका कोई इस फील्ड में कंपटीटर नहीं है, सबसे पुरानी कंपनी और सबसे पहले से काम कर रही है, तो मोनोपोली इसकी रहेगी। अगर दूसरी कंपनीज आती भी हैं तो उनका ज्यादा इंपैक्ट इसके बिजनेस को पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने हिस्ट्री आप देख लो, पिछली जो कंपनियां थी उन कंपनियों का डेटा उठा के देख लो, जो पुरानी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करती है आज तक, और जो नई कंपनी उसी की तरह दूसरी आई हुई उसके 10 साल 20 साल बाद में वो कैसा परफॉर्म करती है, वो आप देख लीजिए। किसी भी सेक्टर की कंपनी आप उठा लो, चाहे आप एफएमसीजी की उठा लो, चाहे आप आईटी की उठा लो, चाहे फार्मा की उठा लो, किसी भी कंपनी की, किसी भी सेक्टर की कंपनी उठा लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पुरानी कंपनी की वैल्यू क्या होती है। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, अगर नीचे आ गया तो, और अगर आपके पास बैलेंस बचा हुआ है तो और ऐड करो, धीरे धीरे हर लेवल पे ऐड करने की कोशिश किए जाओ। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे, फिर थोड़ा सा नीचे लेवल पे, फिर थोड़ा सा और गिरता और इस लेवल पे। तो ये जो कंपनी है ये शॉर्ट टर्म में शायद आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको हजारों % के रिटर्न देंगे। अब देखो कितनी छोटी कंपनी है, मतलब कि मिड कैप कंपनी है, मिड कैप में अभी स्मॉल कैप से मिड कैप में ये कंपनी ने एंटर किया हुआ है। सिर्फ इसका 9,195 करोड़ का मार्केट कैप है और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 9,397 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स 3.37 करोड़ है। पी इसका थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि बिजनेस नहीं किया तो पी तो महंगा होना ही है। शेयर का प्राइस ऊपर है बट बिजनेस है नहीं, तो पी महंगा होना है। लेकिन अगर एक क्वार्टर में इसका बिजनेस अच्छा हो जाता है तो फिर ये पी ऑटोमेटिक घट जाएगा, शेयर का प्राइस अगर सेम ही रहता है
तो पीई का ज्यादा मतलब एक ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनियां रहती हैं इनके ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है पीई का। प्राइस टू बुक देखो इसका 6 टाइम्स है, फेस वैल्यू 10 है, डिविडेंड यील्ड इसका ना के बराबर है, बुक वैल्यू इसका 450 है, कैश इसके पास में 91 करोड़ है, डेट इसके पास में 294 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 4.27 है %, ईपीएस इसका 15 है, सेल्स ग्रोथ इसकी 37% है। सेल्स ग्रोथ देखो दोस्तों पिछले साल तक की, ये डेटा पिछले साल का, इस साल थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ में फ्लैट आ गया, नहीं तो ये जो कंपनी थी ना बहुत मतलब इसका जो है आगे बहुत फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों, भविष्य की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 है, फिन स्टार इसको 3 स्टार मिले हुए हैं फिलहाल, वैल्यूएशन इसका ज्यादा है इस वजह से, वैल्यूएशन के लिए 1 स्टार, फाइनेंशियल के लिए 5 स्टार भी दिए हुए हैं इस कंपनी को, ओनरशिप के लिए 3.5 स्टार, एफिशिएंसी जो है इसकी ऑप्टिमल है। अगर इसका तो पीएस कोई है ही नहीं एक तरीके से, ब्लू स्टार और जॉनसन कंट्रोल और शार्प इंडिया और वोल्टास ये सारी ऐसी कंपनियों को इन्होंने पीयर बना दिया, बट ये एक्चुअल में इनकी पीयर नहीं है, इनका काम अलग है, इनका अपना ब्रांड है, अपने ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चर करती है, बट ये इनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो एक तरीके से कोलैबोरेटर हो गए, इसके कंपटीटर नहीं हुए, इनके साथ में कोलैबोरेट करके काम करती है कंपनी। तो अगर देखा जाए वैसे इसको चलो कंपेयर भी करते हैं तो लगभग सबका जो है प्राइस टू बुक सेम ही है। देखो दोस्तों 6, 6, 8, 8 मतलब इसका जो है सबसे कम ही है, बल्कि हाँ पी में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा पी है इसका, पी भी वो क्वार्टर में जो है लास्ट क्वार्टर में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और दूसरी चीज की ये जो है ना अगर किसी कंपनी में लोगों को ग्रोथ दिखती है तो उसको इतना खरीद लेते हैं लोग, इतना खरीद लेते हैं तो उसके वैल्यूएशन जो है ऑटोमेटिक ऊपर चले जाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आगे बढ़ बढ़ के जो है ये कम होते जाते हैं, क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी स्टेबल हो जाती है, शेयर के परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा उछाल नहीं आता, तो कम होते होते फिर बहुत कम हो जाता है पीस का, तो वो स्टेबल हो जाता है एक तरीके से, फिर लोगों को ग्रोथ लगता है तो फिर इन्वेस्ट करते रहते हैं, लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं तो पी वैसे का वैसा ही भी रहता है। अब मान लो ये कंपनी का शेयर अभी 4,000 का चल रहा है, 3,000 का चल रहा है, तो इसका बढ़ते बढ़ते अगर ये 10,000 का हो जाए एक ही महीने के अंदर में, पी बहुत ज्यादा दिखाएगा, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में इसने अगर इस क्वार्टर से दुगने रिजल्ट दिखा दिए, अच्छे रिजल्ट दिखा दिए, तो पी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर और लोग अगर सोचेंगे पिछले क्वार्टर में तो इस पी का जो है 178 पी था इस कंपनी का, और इस क्वार्टर में तो अभी 100 ही दिखा रहा है हमको, चलो 178 तक पहुंचाते हैं, अब 178 तक पहुंचाने के चक्कर में उस शेयर का प्राइस अभी जो बढ़ बढ़ के और डबल हो जाएगा, तो ऐसे ही चलते रहता है। मतलब 2016 से 2020 तक की इसकी परफॉर्मेंस देखो दोस्तों, रेवेन्यू 2016 में इसका जो है 3 डिजिट में रेवेन्यू रहता है 978 करोड़ में, बढ़ के 1561 करोड़ हुआ 2017 में, फिर बढ़ के 1923 करोड़ हुआ 2018 में, फिर बढ़ के 2188 करोड़ हुआ 2019 में, फिर बढ़ के 3002 करोड़ हुआ 2020 में। लगातार इसने जो है रेवेन्यू में अच्छे परसेंटेज के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करी है, कोई ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, काफी अच्छे परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखो 17 करोड़ इसका फर्स्ट ईयर में 2016 में था, 24 करोड़ इसका 2017 में हुआ, फिर 61 करोड़ हुआ 2018 में, 92 करोड़ हुआ 2019 में, और 117 करोड़ हुआ 2020 में। कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, बस कंपनी की अभी जो है किस्मत खराब चल रही है और कुछ नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू देख के नीचे ही ऊपर ही है एक तरीके से, काफी प्रीमियम पे मिल रही है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की अगर बात करें तो ज्यादा है रिटर्न इसके एफडी से, डिविडेंड वगैरह देती नहीं है कंपनी, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छी है, अभी भी आप एंटर कर सकते हैं इस कंपनी में, रेड फ्लैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके क्वेरीज वगैरह हैं, कोई सुझाव वगैरह हैं, कुछ आपके सलाह वगैरह हैं तो कमेंट करके वो भी आप मेरे को बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मेरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कीजिए, उसमें काफी सारे डेटा वगैरह, काफी फंडामेंटली जो नॉलेजेबल चीजें मैंने डाली हुई हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू।